आपने जगदीप धनखड़ को सुना, उपराष्ट्रपति। उससे पहले द्रौपदी मुर्मू, देश की राष्ट्रपति, महिला राष्ट्रपति को सुना। और लगातार आपने देखा, क्योंकि आज आर्थिक सर्वेक्षण संसद में पेश करने का दिन होता है, ऐसे में कई बड़ी बातें रहीं जो राष्ट्रपति ने बताई हैं। साथ ही इस साल सरकार ने क्या कुछ कहा, उनकी उपलब्धियां क्या रही हैं, किन किन सेक्टर्स में फोकस किया गया, पूरी जानकारी एक एक करके राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दी है। भ्रष्टाचार से मुक्त करने वाली सरकार बताया, साथ ही सबसे तेज फैसले लेने वाली सरकार भी उन्होंने कहा है। आज भारत दूसरों की समस्या हल कर रहा है, उन्होंने कहा, और साथ ही ईमानदारी का सम्मान करने वाली सरकार भारत में है। भ्रष्टाचार से देश को मुक्ति मिल रही है, लगातार करप्शन से भारत निकल रहा है। ऐसा भारत बनाना है जिसमें एक भी गरीब ना हो, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और देश का लक्ष्य है। संसद में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अभिभाषण दिया। तमाम जितने लोग वहां मौजूद थे, क्या पक्ष क्या विपक्ष, सभी लोगों ने बड़े ही ध्यान से, गौर से उन्हें सुना। खुद सोनिया गांधी मौजूद हैं, विपक्ष में कांग्रेस के तमाम नेता वहां मौजूद थे। सबने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का सम्मान किया और आपने देखा। और हमारे साथ फोन लाइन पर एडिटर इन चीफ विजय त्रिवेदी भी जुड़ गए हैं। एक बार उनसे भी मैं जान लेना चाहूंगी। सर, आपने भी सुना होगा कि अभी कैसे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कई बड़ी बड़ी बातें की, लेकिन केंद्र में आप देखिए महिला ही रही है और महिला की सशक्तिकरण के इर्द गिर्द ही तमाम चीजों को आज हमने देखा है। सर जी बिल्कुल प्रीति, बहुत महत्वपूर्ण बात है। प्रधानमंत्री ने भी अपना जब आज का प्रेस ब्रीफिंग की थी, मीडिया ब्रीफिंग की थी, तब भी इसी बात को जिक्र किया। और राष्ट्रपति के अभिभाषण में महिला को लेकर आपको याद हो कि ये सरकार हमेशा से, जब से नरेंद्र मोदी की सरकार आई है, महिलाओं के सशक्तिकरण पर बार बार जोर देती रही है। हाँ। वो जो नारा है जिसका राष्ट्रपति ने भी जिक्र किया, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का, तो वो भी वही बात है। और आज राष्ट्रपति खुद महिला है, आदिवासी महिला है, पहली देश की आदिवासी महिला जिन्होंने आज सत्र को संबोधित किया है। फिर कल वित्त मंत्री हमारी निर्मला सीतारमण है, वो भी महिला हैं। तो लगातार महिला सशक्तिकरण को बात होती रही है। अब ये जो आज का राष्ट्रपति का अभिभाषण है, क्या एक बहुत लंबी जो मांग रही है महिलाओं के आरक्षण, उस कानून को बनाने तक जा सकता है? ये जरूर देखने की बात हो सकती है कि एक साल बाद हम जो है, क्या राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद ये सरकार महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए, महिलाओं के आरक्षण पर कुछ काम करना चाहती है या उससे आगे बढ़ना चाहती है? ये भी एक महत्वपूर्ण मुद्दा होगा, ताकि वो फिर 2024 के चुनाव के लिए एक बड़ा एजेंडा हो सकता है, ऐसा मुझे लगता है। बिल्कुल सर। और मैं एक सवाल और आपसे जानना चाहूंगी। सर, आपने देखा हमारी लोकतंत्र की खूबसूरती, जब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अभिभाषण दे रही थी, दोनों ही तरफ पुरुष, यानी कि एक तरफ जगदीप धनखड़, दूसरी तरफ आप देखिए ओम बिरला जी, एकदम शांतिपूर्वक, ध्यान से। और सबसे बड़ी बात रही कि पूरे इस जब तक अभिभाषण चला है तब तक सोनिया गांधी मौजूद रही, विपक्ष के कांग्रेस के कई नेताओं को हमने टीवी पे देखा, एकदम ध्यान से उन्हें सुन रहे थे सर, एकदम पेशेंस के साथ। जी बिल्कुल प्रीति, ये तो हमारे लोकतंत्र की खूबसूरती है कि यहाँ पर पद महत्वपूर्ण है, व्यक्ति महत्वपूर्ण नहीं है। और राष्ट्रपति का अभिभाषण, खासतौर से जो ये संयुक्त सदन को, यानी लोकसभा और राज्यसभा की जॉइंट सिटिंग को एड्रेस करना बहुत महत्वपूर्ण वो होता है आर्टिकल 87(1) में। और आर्टिकल 86 में ये अधिकार राष्ट्रपति को मिला हुआ है कि जिसमें वो करते हैं। और उसमें उनकी सिटिंग के साथ में उनके दाईं ओर राज्यसभा के सभापति यानी उपराष्ट्रपति बैठे हुए हैं और बाईं ओर लोकसभा के अध्यक्ष बैठे हुए हैं। और जिसे आप कहते हैं कि देश के सबसे बड़ा पद है राष्ट्रपति के बाद प्रधानमंत्री, वो उनके सामने बैठे हुए हैं, उनके साथ नहीं बैठे हुए हैं। तो ये भी हमारी लोकतंत्र की खूबसूरती है। विपक्ष के नेता यदि आज होते मल्लिकार्जुन खड़गे, तो वो भी फर्स्ट रो में बैठे होते। ये पूरा हमारा एक प्रोटोकॉल और डेमोक्रेसी की खूबसूरती है कि सभी लोगों को उसमें सर, जगह मिलती है। एक सवाल जो है मैं पूछना चाहूंगी, राष्ट्रपति से ठीक पहले प्रधानमंत्री आए थे, उन्होंने जब प्रेस ब्रीफिंग की थी तो उसमें कहा उन्होंने, प्रधानमंत्री ने, कि जितने नेता हैं, जितने मंत्री हैं, जितने कैबिनेट के लोग हैं, सब तैयारी कर लें, पढ़ लिख के बाकायदा अच्छे से रिसर्च करके आइए। और ये वही सेशन होगा जब आप अपनी बातों को वहां रखेंगे, बजट के दौरान पूरी दुनिया की निगाह
होगी, पूरे देश की ही नहीं, इसीलिए वेल रिसर्च की बात कर रहे थे प्रधानमंत्री, एक अच्छे स्वस्थ बजट की भी बात कर रहे थे सर। जी, प्रधानमंत्री ने दो बातें बहुत महत्वपूर्ण कही। एक तो ये कि हमने पिछले दिनों का अनुभव लिया है कि विपक्ष की एक्सरसाइज की वजह से हमारे संसद की सत्र की कई बैठकें जो है ना नहीं हो पाई, क्योंकि स्थगित करते रहे बार बार प्रदर्शन की वजह से, और हाउस नहीं चला। तो उन्होंने कहा कि आज एक शब्द उन्होंने बहुत अच्छे से इस्तेमाल किया कि तकरार के साथ साथ तकरीर भी करें। विपक्ष के नेताओं को कहा कि तकरार के साथ तकरीर भी करें, मतलब सरकार पर हमला करें वो तो ठीक है, लेकिन तकरीर करें ताकि देश का जो विकास है वो हो सके, सब लोग मिलकर इस पर काम करें और बहस करें सरकार को और देश को बेहतर बनाने के लिए। तो उनका कहना था कि वो तैयार है सरकार, कल जब सर्वदलीय बैठक हुई उसके बाद भी जब कुछ मसलों पर विपक्ष ने हंगामा किया और चर्चा की, तो उनका कोई भी इशू नहीं है जिस पर चर्चा नहीं हो सकती, वो सभी विषयों पर चर्चा करने के लिए तैयार है। तो बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ एडिटर इन चीफ विजय त्रिवेदी जी। लगातार आप देखिए, आज आर्थिक सर्वेक्षण की बात हम कर रहे थे, कल बजट होगा जिसमें वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बहुत बड़ी उम्मीदों के साथ, जो कि इस बार देश की उम्मीद बहुत ज्यादा है क्योंकि अगले साल लोकसभा चुनाव, इस साल 9 राज्यों के चुनाव है, कितना इफेक्टफुली होगा हमारा ये जो बजट होगा। और साथ ही आज आपने देखा थोड़ी देर पहले प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को भी सुना। अब हम आपको सीधे लिए चलते हैं बिहार, जहां की राजनीति में लगातार आप देखिए फेरबदल देखने को मिल रहा है। उपेंद्र कुशवाहा सुबह सुबह उठकर प्रेस ब्रीफिंग कर रहे हैं, क्या कुछ कहने जल्दी से सुनवा देते हैं। राज्यसभा में सदस्य हैं, लोकसभा में हैं, विधायक हैं, लेकिन अधिकांश लोग या तो अपने अपने क्षेत्रों तक उनकी जवाबदेही सीमित रहती है, या माननीय मंत्री भी हैं तो उनके बारे में भी तो आप सब लोगों ने देखा ही है कि किस तरह से उनका अधिकार अपने विभाग में अधिकारी जो हैं वही चलाते हैं। माननीय मंत्री जी का कितना चलता है। अभी से 1.5 साल पहले 2 साल पहले एक बार ट्रांसफ़र का एक मुद्दा आया था, तो अति पिछड़ा समाज के एक माननीय मंत्री जी ने तो इस्तीफा देने तक की बात कर दी थी। तो मंत्री के रूप में एक लीडरशिप का जो रोल होता है उस रूप में कोई लोग नहीं कर पा रहे हैं या नहीं करने दिया जा रहा है, तो किसी एक व्यक्ति को हो सकता है, जो लोग आज हैं अति पिछड़ा समाज के लोग, उन पर बहुत भरोसा मुख्यमंत्री जी को नहीं हो, तो उस रूप में मुख्यमंत्री जी माननीय मंत्री जो हैं अति पिछड़ा समाज के एमएलए एमपी हैं, उनके ऊपर अगर भरोसा नहीं हो तो जिसके ऊपर भरोसा हो उसी को किसी एक व्यक्ति को ला करके राज्यसभा की सदस्यता दे दें या विधान परिषद की सदस्यता दे दें और पार्टी के मुख्य रोल में उनको रखें। इससे दल को फायदा होगा। हमको दिख रहा था उसी वक्त से कि अति पिछड़ा समाज के लोगों में थोड़ा जो आकर्षण पार्टी के प्रति था वो आकर्षण घट रहा है। तो इस ख्याल से मैंने सुझाव दिया था पार्टी की मजबूती के लिए यह काम करना चाहिए, लेकिन इस तरह के सुझावों पर भी कोई ध्यान नहीं दिया गया। और स्थिति आपके सामने है। इतने दिनों में 2 वर्षों में जो लोग भी भेजे गए राज्यसभा में या विधान परिषद में भेजे गए, ठीक भेजे गए, लेकिन उसमें एक भी अति पिछड़ा समाज का कोई व्यक्ति नहीं जा पाया। यह सुझाव मैं बार बार दे रहा था, जो नहीं हो पाया। अब इस स्थिति में यह कहना कि पार्लियामेंट्री बोर्ड का अध्यक्ष बना करके हमने बहुत इज्जत दे दी, पार्लियामेंट्री बोर्ड का अध्यक्ष होने से जब हम लोगों के हितों की रक्षा ही नहीं कर सकते हैं, कभी किसी ज़रूरत पर समय पर जब हमारे सुझाव का कोई मतलब ही नहीं है, सुझाव लेने की बात कभी की ही नहीं जा रही है, तो पार्लियामेंट्री बोर्ड का अध्यक्ष बनना ये झुंझुना नहीं तो और क्या है, झुंझुना नहीं तो और क्या है। और इसके साथ जो दूसरी बात कही जाती है कि एमएलसी बनाया। अब उपेंद्र कुशवाहा सरकारी नौकरी के सुन रहे थे, लगातार बिहार सरकार पर हमला बोल रहे नीतीश कुमार से खासा नाराज नजर आ रहे हैं। लेकिन आपको एक बार फिर से हम लिए चलते हैं राष्ट्रपति भवन की ओर, जहां द्रौपदी मुर्मू अभिभाषण के बाद अब धीरे धीरे करके वापस राष्ट्रपति भवन की तरफ आगे बढ़ रही हैं। साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप देख पा रहे हैं। एक तरफ उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, दूसरी तरफ ओम बिरला, तमाम लोग और प्रोटोकॉल के साथ अपने अंगरक्षकों के साथ राष्ट्रपति धीरे धीरे करके अब अभिभाषण के बाद अब राष्ट्रपति भवन की ओर आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। साथ ही सेना के जवानों को सलाम करते हुए, उनका अभिवादन करते हुए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इस वक्त टेलीविजन स्क्रीन पर आप उन्हें देख पा रहे हैं। पूरा
प्रोटोकॉल। साथ ही अब देखिए कैसे राष्ट्रपति के पीछे पीछे प्रधानमंत्री पूरे प्रोटोकॉल के साथ अभिवादन प्रधानमंत्री दे रहे हैं। द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति का अभिवादन करते हुए और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अब धीरे धीरे राष्ट्रपति भवन की ओर निकल रही हैं। उनके अब देखिए उनके साथ प्रधानमंत्री खड़े हैं, उपराष्ट्रपति साथ मौजूद। साथ ही ओम बिरला की तस्वीर आप देख पा रहे हैं। अंगरक्षकों के साथ पूरे प्रोटोकॉल के साथ प्रधानमंत्री अभिवादन दे रहे हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अभिवादन लेकर के आगे बढ़ रही हैं। और इस बार क्योंकि अभी हम बातचीत भी कर रहे थे कि इस बार का जो बजट होगा वो देखिए काफ़ी खास होने वाला है। 9 राज्यों के चुनाव हैं, अगले साल लोकसभा चुनाव है और ऐसे में महिलाओं को लेकर के इस बार जो अभिभाषण दिया है खुद द्रौपदी राष्ट्रपति मुर्मू जो कि महिला हैं, और साथ ही उन्होंने कहा, उन्होंने जितनी बातें कही हैं वो बड़ा ही गौर करने वाला था क्योंकि तमाम चीज़ें उनके अभिभाषण में जितनी भी चीज़ें निकली हैं जो उन्होंने कही हैं वो महिलाओं के इर्द गिर्द चीज़ें ही रही हैं। और ऐसे में हमने अभी एडिटर इन चीफ विजय त्रिवेदी जी से भी बातचीत की। उन्होंने भी कहा कि इस बार शायद महिलाओं के लिए, क्योंकि लगातार ये डिमांड रही है कि महिलाओं का जो आरक्षण है वो संसद में बढ़ाया जाए, जो उनका प्रतिनिधित्व है उसको बढ़ाया जाए। इस बार शायद देश की महिलाओं को कुछ बड़ा तोहफा मिलने वाला है क्योंकि ये संकेत है। और 2 दिन क्योंकि आज से देखिए बजट का जो सत्र है उसकी शुरुआत हो गई है, कल तक ये लगातार अभी चलेगा। कल वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश करेंगी और अब धीरे धीरे करके ये लाइव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। राष्ट्रपति भवन की ओर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अपने अंगरक्षकों के साथ निकल गई हैं अभिभाषण के बाद। और अब आप प्रधानमंत्री और साथ ही जगदीप धनखड़ को भी देख रहे थे। प्रधानमंत्री उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को अभिवादन करते हुए और आहिस्ता आहिस्ता प्रोटोकॉल के साथ ये जो कारवां है ये बढ़ता जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसे ही राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का अभिभाषण होना था उसके बाद प्रधानमंत्री खुद सामने आए। बजट सेशन के ठीक थोड़ी देर पहले उन्होंने प्रेस ब्रीफिंग की और प्रधानमंत्री ने कहा कि इस बार का जो बजट है उसका अभिवादन कीजिए, आप अपनी बातों को रखिए लेकिन अभिवादन भी कीजिए। विपक्षों का भी उन्होंने स्वागत किया। और सबसे बड़ी बात और ख़ास बात यहाँ प्रधानमंत्री के प्रेस ब्रीफिंग में ये लगी कि उन्होंने अपने कैबिनेट के लोगों से, मंत्रियों से अपील की कि इस बार बजट के लिए सब पढ़ लिख कर आएँ, रिसर्च करके आएँ। और उसके बाद आप देखिए इस बार का जो बजट होगा वो काफ़ी महत्वपूर्ण और अहम और साथ ही काफ़ी दिलचस्प भी होने वाला है क्योंकि प्रधानमंत्री जिस तरीके से अपने बातों को रख रहे थे उससे तो लग रहा था कि कुछ बेहतर, कुछ बढ़िया इस बार देश को मिलने वाला है क्योंकि लोगों की जो उम्मीदें हैं, बाहर की भारत की जो उम्मीदें हैं वो भी इस बार के बजट से बहुत ज़्यादा है। और एक बार हम आपको फिर से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की अहम जो चीज़ें हैं वो कह रही हैं, एक बार आपको सुनवा भी देते हैं। तो प्रधानमंत्री की जो पीसी प्रेस जब वो प्रेस ब्रीफिंग कर रहे थे उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण बातों को कहा था। एक बार आपके लिए भी सुन लेना बड़ा ज़रूरी हो जाता है, तो एक बार आपको सुनवा देते हैं, ज़रा गौर से सुनिएगा इस बार के बजट में क्या कुछ खास होगा और कैसे पूरे प्रोटोकॉल को पालन इस बार किया जाएगा। तमाम मंत्रियों के द्वारा भी क्या निर्देश दिए उन्होंने, एक बार सुनते हैं। आज के वैश्विक परिस्थिति में भारत के बजट के तरफ न सिर्फ भारत का लेकिन पूरे विश्व का ध्यान है। डावाडोल विश्व की आर्थिक परिस्थिति में भारत का बजट भारत के सामान्य मानवी की आशा आकांक्षाओं को तो पूरा करने का प्रयास करेगा ही, लेकिन विश्व जो आशा की किरण देख रहा है उसे वो और अधिक प्रकाशमान नजर आए। मुझे पूरा भरोसा है निर्मला जी इन अपेक्षाओं को पूर्ण करने के लिए भरपूर प्रयास करेगी।
जनता पार्टी के नेतृत्व में एनडीए सरकार, उसका एक ही मकसद रहा है, एक ही मोटो रहा है, एक ही लक्ष्य रहा है और हमारी कार्य संस्कृति के केंद्र बिंदु में भी एक ही विचार रहा है, इंडिया फर्स्ट, सिटीजन फर्स्ट। सबसे पहले देश, सबसे पहले देशवासी, उसी भावना को आगे बढ़ाते हुए ये बजट सत्र में भी तकरार भी रहेगी, लेकिन तकरीर भी तो होनी चाहिए। और मुझे विश्वास है कि हमारे विपक्ष के सभी साथी बड़ी तैयारी के साथ, बहुत बारीकी से अध्ययन करके सदन में अपनी बात रखेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप सुन रहे थे, लेकिन अब हमारे साथ बातचीत करने के लिए, क्योंकि आज आर्थिक सर्वेक्षण का दिन रहा, ऐसे में अभिभाषण भी आपने सुन लिया। हमारे साथ 3 मेहमान जो हैं वो जुड़ गए हैं। रत्नाकर सिंह नेता कांग्रेस के जुड़ चुके हैं, आलोक वत्स नेता बीजेपी के स्टूडियो से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सर्वेश्वर पाठक राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद। आप सभी का बहुत बहुत अभिवादन। और सबसे पहले शुरुआत में करना चाहूंगी रत्नाकर सिंह जी से, क्योंकि विपक्ष का प्रतिनिधित्व रत्नाकर यहां कर रहे हैं। और ऐसे में रत्नाकर, कितनी उम्मीदें हैं इस बार की बजट से और आज अभिभाषण से, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण से ये लगा कि इस बार जो केंद्र होगा ना बजट का, उसमें महिलाएं होंगी। आवाज नहीं आ रही। हेलो, हाँ जी बोलिए। आ रही है मेरी आवाज? हाँ प्रीति जी, मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है, बोलिए। जी प्रीति जी, देखिए जिस प्रकार से आज देश भर में जो महंगाई बढ़ती जा रही है और महिलाओं के ऊपर बोझ बढ़ता जा रहा है, उनके रसोई का बजट गड़बड़ा गया है। निश्चित रूप से सारी देश के लोग जो है इस बजट से यही उम्मीद करेंगे कि सरकार जो कहीं ना कहीं राहत देने का काम करे, चाहे महंगाई को कंट्रोल करने के लिए जो उनके उपाय हो वो उपाय करने का काम करे। तो हम यही उम्मीद करते हैं कि मोदी सरकार जो है निश्चित रूप से महिलाओं के लिए, गृहिणियों के लिए कुछ न कुछ ऐसा करे जिससे कि महिला जो है महंगाई कंट्रोल में। दूसरी चीज मैं ये कहना चाहूंगा, जो बजट सत्र है, जो 27 बैठकों का यह सत्र है प्रीति जी, उस सत्र में हम यही मांग करेंगे कि जिस प्रकार कल सर्वदलीय बैठक हुआ, सर्वदलीय बैठक में यह तय किया गया कि विपक्ष जो है वह सहयोग करेगा, और लेकिन सहयोग उसी शर्त पे होगी जब सरकार की जवाबदेही तय होगी। लेकिन हम चाहेंगे कि जो भी विपक्ष सवाल पूछेगा उसका सरकार जवाब दे। ऐसा ना हो कि पिछली बार की तरह जब हम कोई पूछे तो कोविड का बहाना लगकर को सदन में जो है मास्क लगाकर ये लोग बैठ नहीं। लेकिन इस बार तो बड़ा ही, देखिए अब जैसे ही आप उनका अभिवादन सुनिए, उनके जब वो भाषण दे रही थी, उनके जस्ट पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए, प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने की, उन्होंने प्रेस ब्रीफिंग में कहा, सबसे पहले जो प्रेस ब्रीफिंग होती है उसमें प्रधानमंत्री ने कहा कि इस बार का जो बजट है उससे काफ़ी चीज़ें इस बार देश को मिलने वाली हैं, बड़ी चीज़ें, बड़ी सौगातें मिलेंगी। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है अपने लोगों को, जो कैबिनेट के मिनिस्टर्स हैं उनके लिए भी उन्होंने खरी खरी कही है कि पढ़ लिख कर रिसर्च करके इस बार आइएगा। क्या पता सही में इस बार प्रीति जी अगर देशवासियों पहले ही बजट के पहले तो डिसहार्टन नहीं होना चाहिए रत्नाकर जी। नहीं, बिल्कुल प्रीति जी, देखिए बजट में कुछ अच्छी चीजें निकल कर आती हैं, देश के जनता के हित के लिए आती हैं, तो निश्चित रूप से हम उसका स्वागत करेंगे। लेकिन परिस्थितियां जिस प्रकार देखने को मिला है पिछले साल या उसके पिछले साल भी जिस प्रकार परिस्थितियां देखने को मिली है, उसमें तो भारत देश और गरीब होता जा रहा है ना। अभी देख लीजिए, हंगर इंडेक्स में देख लीजिए 121वां स्थान पे हम लोग पहुंच गए। और आज परिस्थिति ऐसी हो गई है कि यहाँ पे जो कर्ज, विदेशी कर्ज भी बढ़ते जा रहे हैं, तमाम चीजें जो अर्थव्यवस्था से रिलेटेड, ये अमीर और अमीर होता जा रहा है, गरीब और गरीब होता जा रहा है। तो कहीं ना कहीं भारत सरकार को ये देखना होगा कि गरीबों का उत्थान के लिए ये किस प्रकार का बजट लाते हैं। अमीरों के लिए तो बहुत सारी चीजें ये करते आ रहे, टैक्स में रियायतें देते आ रहे हैं, लेकिन गरीबों के आटे, चावल, दाल और दूध, घी पे जो टैक्स लगाने का काम कर रही है सरकार, जो पैसा उगाही करने का काम सरकार कर रही है, उसमें देखना है कि वो कितना राहत देने का काम कर रही है। प्रधानमंत्री ने आज एक चीज और बहुत महत्वपूर्ण कही है कि ठीक है, आप जो विपक्ष उनके लिए उन्होंने कहा कि आप तो
चर्चा कीजिए, आलोचना कीजिए, सवाल पूछिए, वो तो विपक्ष का हक है, लेकिन अभिवादन भी कीजिए, साथ मिलकर देश की ग्रोथ की बात भी कीजिए। बजट में आपके सहयोग की भी जरूरत होगी। अब बताइए प्रीति जी, देखिए आज देश किस परिस्थितियों से गुजर रहा है। ये पूरे बजट सत्र जब भी होगा, 27 बैठकों का जो ये सत्र है, उस सत्र में चर्चा किया जाएगा और निश्चित रूप से बजट में जो खामियां रहेंगी उसके ऊपर भी चर्चा किया जाएगा। मुख्य बिंदु हमारे विपक्ष का यही है कि आज जो अडानी को हिंडनबर्ग रिपोर्ट जो आई है, उस रिपोर्ट में जो वित्तीय अनियमितता और मैं जो आपको पाई गई रोकना है। चाहूंगी रत्नाकर सिंह जी, इस वक्त आम आदमी पार्टी इस बजट से बड़ी ही नाखुश नजर आ रही है, बॉयकट की बात कर रही है आम आदमी पार्टी, और ऐसे में संजय सिंह जो कि नेता है आम आदमी, लाखों करोड़ के भ्रष्टाचार का मामला उजागर हुआ है। इसका जवाब आपको सामने आकर देना पड़ेगा और देश के सदन में भी हम लोग ये मांग उठाएंगे और इस पूरे भ्रष्टाचार की जांच के लिए जेपीसी की डिमांड है हमारी कि इस पे जेपीसी बननी चाहिए और ये जो एक प्रकार से ये इतना बड़ा वित्तीय भ्रष्टाचार हुआ है, फाइनेंशियल फ्रॉड हुआ है, इसकी जांच करा के पूरे देश के सामने सच आना चाहिए। उन करोड़ों लोगों की चिंता दूर करनी चाहिए सरकार को जो आज भयभीत है, डरे हुए हैं, क्योंकि वो कई बैंकों से मार खा चुके हैं, पहले भी उनका पैसा डूब चुका है। आज वो लोग जो बेटी की शादी के लिए, बुढ़ापे की पेंशन के लिए, अपना घर बनवाने के लिए, बीमारी के संकट में पैसा काम आएगा ये सोच के जिन लोगों ने अपनी पूंजी जमा की थी, आज वो सारे लोग घबराए हुए हैं, उनके घरों में चूल्हे नहीं जल रहे हैं। उसका जवाब सरकार को देना चाहिए। संजय जी, राष्ट्रपति के अभिभाषण के दौरान चर्चा करने का समय मिलता आपको, आप ये बातें वहां भी खा सकते थे, अभिभाषण का बहिष्कार करने का क्यों? देखिए, ऐसा है कि आप सारे लोग जानते हैं कि राष्ट्रपति के अभिभाषण में महामहिम राष्ट्रपति जी के द्वारा लिखा गया एक भी शब्द नहीं होता। ये सरकार के लिखी गई घोषणाएं होती हैं, सरकार के लिखी हुई योजनाएं, उनके झूठे दावे, उनके झूठे वादे होते हैं। कल जब हम लोगों ने कहा कि इन विषयों के ऊपर चर्चा कराइए, सरकार ने कोई जवाब नहीं दिया। डेमोक्रेसी के अंदर, लोकतंत्र के अंदर और क्या तरीका है? मैं सुन रहा था एक हास्यास्पद तर्क हमारे देश के प्रधानमंत्री ने दिया और वो कह रहे हैं कि एक आदिवासी महिला राष्ट्रपति के अभिभाषण का हमने बहिष्कार किया। प्रधानमंत्री जी, देश की करोड़ों वो आदिवासी महिलाएं जो सब्जी की दुकान लगाती हैं और बचत होती है तो एसबीआई में, एलआईसी में पैसा लगाती है, उनको आपसे जवाब चाहिए। वो करोड़ों लोग जो ऑटो चलाते हैं, वो नाराज नजर आ रहे हैं यहाँ पर। साथ ही उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति के अभिभाषण में हम लोगों ने बहिष्कार किया और साथ ही उन्होंने ये भी तंज में कह दिया है कि आप सब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को देख रहे हैं, उन्हें जानते हैं। अभिभाषण तो उन्होंने दिया है लेकिन एक भी शब्द उनके नहीं थे। बजट वाले दिन इस तरह की बातचीत, हमारे साथ तमाम लोग मौजूद हैं। अश्विनी जी भाजपा के नेता, उनके पास पहले चलते हैं, उसके बाद जितने मेहमान हैं धीरे धीरे करके उनसे हम बातचीत करेंगे। अश्विनी जी, आज अभिभाषण से ही लगा कि देश को बहुत कुछ मिलने वाला है, लेकिन ऐसे में विपक्ष जहां पर आम आदमी पार्टी है, सीधे सीधे आज उसने अभिभाषण में बहिष्कार का ऐलान किया। और साथ ही अभी संजय सिंह को आप सुन भी रहे थे, उन्होंने कहा कि देश में जिस तरह के हालात हैं वो किसी से छिपी नहीं है। उसके बाद क्या मिलेगा ये हम सब जानते हैं। अश्विनी जी, अश्विनी शाही। आलोक वत्स जी, आलोक वत्स जी, सॉरी। आपने मुझे कहा? जी जी आलोक जी, सॉरी। आपने अश्विनी जी कह रहे हैं? नहीं बिल्कुल आलोक वत्स जी। मैं चैनल पे। देखिए प्रीति जी, पहली बात जो आपने बहिष्कार किया है, हाँ ये मेरे समझ से लोकतांत्रिक है। जी। बजट के दिन पहले बजट को सुने तो सही कि बजट में आया क्या है, बजट में रिलीफ कैसे हैं, बजट में मेजर्स कैसे हैं। तो इन चीज़ों को बगैर सोचे समझे, और ये प्रोटोकॉल है कि जो भी राष्ट्रपति का भाषण होता है वो सरकार द्वारा अपनी योजनाओं का लिखित ब्यौरा होता है। तो ये तो पुरानी परंपरा थी, इसमें कोई नई बात थोड़ी आ गई थी। तो इनको तो उसको बॉयकॉट नहीं करना चाहिए। यह लोकतांत्रिक कदम उन्होंने उठाया है। और देखिए, देश के लोगों को इस बजट से काफी उम्मीद है, खासकर एमएसएमई सेक्टर्स को, जो लघु, सूक्ष्म और मध्यम वर्ग के जो हमारे एमएसएमईज हैं, उनको प्रोत्साहन मिलेगा। और मुझे उम्मीद है कि जो टैक्स पेयर्स हैं, स्पेशली सैलरीड पीपल,
उनके भी उसमें बढ़ोतरी होगी जो टैक्स रिलीफ में। उसके अलावा जो फाउंडेशनल स्ट्रक्चर है हमारा, जिस पर हम आधार करके देश को आज 5वीं बड़ी अवस्था में लेके आए हैं, उसका भी ध्यान रखना पड़ेगा। उसको ये लोक लुभावन बजट देके उस फैक्टर को इग्नोर नहीं किया जा सकता है, क्योंकि वही हमारी जड़ है, वही हमारा आधारशिला है जिस पर हम आगे बढ़ रहे हैं। और साथ ही साथ जो वैश्विक स्थिति है, द होल वर्ल्ड इज रीलिंग अंडर इकोनॉमिक प्रेशर्स, उसका भी ध्यान रखना है। और इन सब के बावजूद जो रिपोर्ट्स हैं उसमें 7% ग्रोथ पर हमने अभी अपने को लक्ष्य रखा हुआ है। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मुझे लगता है ये बजट हर धर्म, हर समाज को ध्यान में रखते हुए जितनी भी रिलीफ प्रदान की जा सकती है इन कठिन परिस्थितियों में, वो अवश्य देगा। और जो ठीक है सर्वेश्वर, आती हूँ मैं आपके पास। आलोक बस जी, सर्वेश्वर सर्वेश जी, महिलाओं के सशक्तिकरण की बात हो रही है खुद, क्योंकि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू महिला हैं। कल वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश करेंगी, महिला है, महिला केंद्र में है। इस बार शायद क्योंकि राजनीति है, 9 राज्यों के चुनाव है, अगले साल 9 लोकसभा चुनाव है, ऐसे में जो इस बार जो स्ट्रैटेजी बनी है वो कहीं ना कहीं महिलाओं के इर्द गिर्द ही पूरी स्ट्रैटेजी बनाई गई है, ताकि आगे, क्योंकि आने वाले दिनों में तमाम दिनों को देश को साधा जा सके। देखिए प्रीति जी, आपने सही कहा कि महिलाओं को लेके आप अगर बीजेपी सरकार का पूरे 9 सालों का कार्यकाल देखेंगे तो वो महिलाओं को लेके बहुत ही अच्छी पॉलिसीज बनाए हैं। और महिला सशक्तिकरण का जो उदाहरण है इस बार के 26 जनवरी के कर्तव्य पथ पे हमें देखने को मिला है। आपने देखा होगा कि जो नृत्य पेश किया गया था वो महिला सशक्तिकरण को दिखाया गया था, और भी डिफरेंट राज्यों के जो झांकियां थी उसमें भी उसी चीज को बढ़ावा दिया गया। और यह दिखाता है, और गवर्नमेंट की प्रतिबद्धता दिखाती है कि महिलाओं के प्रति गवर्नमेंट कितनी सजग है। और यह होनी भी चाहिए, क्योंकि हमारे देश में महिलाएं हर क्षेत्र में आगे आ रही हैं। अभी देखिए, अगर महिलाओं की ही बात करते हैं तो हमारी अंडर 19 वुमेन टीम्स जो हैं उन्होंने विश्व कप जीता, जो पहली बार T20 हुआ था। और सरकार को सजग होना भी चाहिए, क्योंकि देश में जितनी भागीदारी पुरुषों की है उतनी महिलाओं की होती है। और किसी भी परिवार ले लीजिए या कुछ भी, महिला ही उस परिवार की प्रथम, अगर बच्चे होते हैं तो उनकी पहली गुरु होती है। और अगर परिवार की महिला शिक्षित हो जाएगी तो पूरा परिवार शिक्षित हो जाता है। तो उसके लिए अगर शिक्षा का कुछ नया पॉलिसी में प्रावधान अच्छा किया जाता है, महिलाओं के लिए हेल्थ सेक्टर में या कुछ, तो ये बहुत ही अच्छा कदम होगा। जो ओवरऑल डेवलपमेंट की हम जहां बात करते हैं, सर्वांगीण विकास की बात करते हैं महिलाओं को लेके, कि पुरुष से कंधे मिला के, आप देखिए हर क्षेत्र में महिलाएं हैं और उन्नति कर रही की अहम जो चीजें हैं वो कह रही हैं, एक बार आपको सुनवा भी देते हैं। तो प्रधानमंत्री की जो पीसी प्रेस, जब वो प्रेस ब्रीफिंग कर रहे थे, उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण बातों को कहा था। एक बार आपके लिए भी सुन लेना बड़ा जरूरी हो जाता है, तो एक बार आपको सुनवा देते हैं, जरा गौर से सुनिएगा। इस बार के बजट में क्या कुछ खास होगा और कैसे पूरे प्रोटोकॉल को पालन इस बार किया जाएगा, तमाम मंत्रियों के द्वारा भी क्या निर्देश दिए उन्होंने, एक बार सुनते हैं। आज के वैश्विक परिस्थिति में भारत के बजट के तरफ न सिर्फ भारत का लेकिन पूरे विश्व का ध्यान है। डावाडोल विश्व की आर्थिक परिस्थिति में भारत का बजट भारत के सामान्य मानवी की आशा आकांक्षाओं को तो पूरा करने का प्रयास करेगा ही, लेकिन विश्व जो आशा की किरण देख रहा है उसे वो और अधिक प्रकाशमान नजर आए। मुझे पूरा भरोसा है निर्मला जी
इन अपेक्षाओं को पूर्ण करने के लिए भरपूर प्रयास करेगी। जनता पार्टी के नेतृत्व में एनडीए सरकार, उसका एक ही मकसद रहा है, एक ही मोटो रहा है, एक ही लक्ष्य रहा है और हमारी कार्य संस्कृति के केंद्र बिंदु में भी एक ही विचार रहा है, इंडिया फर्स्ट, सिटीजन फर्स्ट। सबसे पहले देश, सबसे पहले देशवासी, उसी भावना को आगे बढ़ाते हुए ये बजट सत्र में भी तकरार भी रहेगी, लेकिन तकरीर भी तो होनी चाहिए। और मुझे विश्वास है कि हमारे विपक्ष के सभी साथी बड़ी तैयारी के साथ, बहुत बारीकी से अध्ययन करके सदन में अपनी बात रखेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप सुन रहे थे, लेकिन अब हमारे साथ बातचीत करने के लिए, क्योंकि आज आर्थिक सर्वेक्षण का दिन रहा है, ऐसे में अभिभाषण भी आपने सुन लिया। हमारे साथ 3 मेहमान जो हैं वो जुड़ गए हैं। रत्नाकर सिंह नेता कांग्रेस के जुड़ चुके हैं, आलोक वत्स नेता बीजेपी के स्टूडियो से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सर्वेश्वर पाठक राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद। आप सभी का बहुत बहुत अभिवादन। और सबसे पहले शुरुआत में करना चाहूंगी रत्नाकर सिंह जी से, क्योंकि विपक्ष का प्रतिनिधित्व रत्नाकर यहां कर रहे हैं। और ऐसे में रत्नाकर, कितनी उम्मीदें हैं इस बार की बजट से और आज अभिभाषण से? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण से ये लगा कि इस बार जो केंद्र होगा ना बजट का, उसमें महिलाएं होंगी। आवाज नहीं आ रही। हेलो, हाँ जी बोलिए। आ रही है मेरी आवाज? हाँ प्रीति जी, मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है, बोलिए। जी प्रीति जी, देखिए जिस प्रकार से आज देश भर में जो महंगाई बढ़ती जा रही है और महिलाओं के ऊपर बोझ बढ़ता जा रहा है, उनके रसोई का बजट गड़बड़ा गया है। निश्चित रूप से सारी देश के लोग जो है इस बजट से यही उम्मीद करेंगे कि सरकार जो कहीं ना कहीं राहत देने का काम करे, चाहे महंगाई को कंट्रोल करने के लिए जो उनके उपाय हो वो उपाय करने का काम करे। तो हम यही उम्मीद करते हैं कि मोदी सरकार जो है निश्चित रूप से महिलाओं के लिए, गृहिणियों के लिए कुछ न कुछ ऐसा करे जिससे कि महिला जो है महंगाई कंट्रोल में। दूसरी चीज मैं ये कहना चाहूंगा, जो बजट सत्र है, जो 27 बैठकों का यह सत्र है प्रीति जी, उस सत्र में हम यही मांग करेंगे कि जिस प्रकार कल सर्वदलीय बैठक हुआ, सर्वदलीय बैठक में यह तय किया गया कि विपक्ष जो है वह सहयोग करेगा, और लेकिन सहयोग उसी शर्त पे होगी जब सरकार की जवाबदेही तय होगी। लेकिन हम चाहेंगे कि जो भी विपक्ष सवाल पूछेगा उसका सरकार जवाब दे। ऐसा ना हो कि पिछली बार की तरह जब हम कोई पूछे तो कोविड का बहाना लगकर को सदन में जो है मास्क लगाकर ये लोग बैठ नहीं। लेकिन इस बार तो बड़ा ही, देखिए अब जैसे ही आप उनका अभिवादन सुनिए, उनके जब वो भाषण दे रही थी, उनके जस्ट पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए, प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने की, उन्होंने प्रेस ब्रीफिंग में कहा, सबसे पहले जो प्रेस ब्रीफिंग होती है उसमें प्रधानमंत्री ने कहा कि इस बार का जो बजट है उससे काफ़ी चीज़ें इस बार देश को मिलने वाली हैं, बड़ी चीज़ें, बड़ी सौगातें मिलेंगी। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है अपने लोगों को, जो कैबिनेट के मिनिस्टर्स हैं उनके लिए भी उन्होंने खरी खरी कही है कि पढ़ लिख कर रिसर्च करके इस बार आइएगा। क्या पता सही में इस बार प्रीति जी अगर देशवासियों पहले ही बजट के पहले तक डिसहार्टन नहीं होना चाहिए रत्नाकर जी। नहीं, बिल्कुल प्रीति जी, देखिए बजट में कुछ अच्छी चीजें निकल कर आती हैं, देश के जनता के हित के लिए आती हैं, तो निश्चित रूप से हम उसका स्वागत करेंगे। लेकिन परिस्थितियां जिस प्रकार देखने को मिला है पिछले साल या उसके पिछले साल भी जिस प्रकार परिस्थितियां देखने को मिली है, उसमें तो भारत देश और गरीब होता जा रहा है ना। अभी देख लीजिए, हंगर इंडेक्स में देख लीजिए 121वां स्थान पे हम लोग पहुंच गए। और आज परिस्थिति ऐसी हो गई है कि यहाँ पे जो कर्ज, विदेशी कर्ज भी बढ़ते जा रहे हैं, तमाम चीजें जो अर्थव्यवस्था से रिलेटेड, ये अमीर और अमीर होता जा रहा है, गरीब और गरीब होता जा रहा है। तो कहीं न कहीं भारत सरकार को ये देखना होगा कि गरीबों का उत्थान के लिए ये किस प्रकार का बजट लाते हैं। अमीरों के लिए तो बहुत सारी चीजें ये करते आ रहे, टैक्स में रियायतें देते आ रहे हैं, लेकिन गरीबों के आटे, चावल, दाल और दूध, घी पे जो टैक्स लगाने का काम कर रही है सरकार, जो पैसा उगाही करने का काम सरकार कर रही है, उस पे देखना है कि वो कितना राहत देने का काम कर रही है। प्रधानमंत्री ने आज एक चीज और बहुत महत्वपूर्ण कही है कि ठीक है, आप जो विपक्ष, उनके लिए उन्होंने कहा कि आप तो
चर्चा कीजिए, आलोचना कीजिए, सवाल पूछिए, वो तो विपक्ष का हक है, लेकिन अभिवादन भी कीजिए, साथ मिलकर देश की ग्रोथ की बात भी कीजिए। बजट में आपके सहयोग की भी जरूरत होगी। अब बताइए प्रीति जी, देखिए आज देश किस परिस्थितियों से गुजर रहा है। ये पूरे बजट सत्र जब ये होगा, 27 बैठकों का जो ये सत्र है, उस सत्र में चर्चा किया जाएगा और निश्चित रूप से बजट में जो खामियां रहेंगी उसके ऊपर भी चर्चा किया जाएगा। मुख्य बिंदु हमारे विपक्ष का यही है कि आज जो अडानी को हिंडनबर्ग रिपोर्ट जो आई है, उस रिपोर्ट में जो वित्तीय अनियमितता और जो मैं आपको पाई गई रोकना है। चाहूंगी रत्नाकर सिंह जी, इस वक्त आम आदमी पार्टी इस बजट से बड़ी ही नाखुश नजर आ रही है, बॉयकट की बात कर रही है आम आदमी पार्टी, और ऐसे में संजय सिंह जो कि नेता है आम आदमी, लाखों करोड़ के भ्रष्टाचार का मामला उजागर हुआ है। इसका जवाब आपको सामने आकर देना पड़ेगा और देश के सदन में भी हम लोग ये मांग उठाएंगे और इस पूरे भ्रष्टाचार की जांच के लिए जेपीसी की डिमांड है हमारी कि इस पे जेपीसी बननी चाहिए और ये जो एक प्रकार से ये इतना बड़ा वित्तीय भ्रष्टाचार हुआ है, फाइनेंशियल फ्रॉड हुआ है, इसकी जांच करा के पूरे देश के सामने सच आना चाहिए। उन करोड़ों लोगों की चिंता दूर करनी चाहिए सरकार को जो आज भयभीत है, डरे हुए हैं, क्योंकि वो कई बैंकों से मार खा चुके हैं, पहले भी उनका पैसा डूब चुका है। आज वो लोग जो बेटी की शादी के लिए, बुढ़ापे के पेंशन के लिए, अपना घर बनवाने के लिए, बीमारी के संकट में पैसा काम आएगा ये सोच के जिन लोगों ने अपनी पूंजी जमा की थी, आज वो सारे लोग घबराए हुए हैं, उनके घरों में चूल्हे नहीं जल रहे हैं। उसका जवाब सरकार को देना चाहिए। संजय जी, राष्ट्रपति के अभिभाषण के दौरान चर्चा करने का समय मिलता आपको, आप ये बातें वहां भी खा सकते थे। अभिभाषण का बहिष्कार करने का क्यों? देखिए, ऐसा है कि आप सारे लोग जानते हैं कि राष्ट्रपति के अभिभाषण में महामहिम राष्ट्रपति जी के द्वारा लिखा गया एक भी शब्द नहीं होता। ये सरकार के लिखी गई घोषणाएं होती हैं, सरकार के लिखी हुई योजनाएं, उनके झूठे दावे, उनके झूठे वादे होते हैं। कल जब हम लोगों ने कहा कि इन विषयों के ऊपर चर्चा कराइए, सरकार ने कोई जवाब नहीं दिया। डेमोक्रेसी के अंदर, लोकतंत्र के अंदर और क्या तरीका है? मैं सुन रहा था एक हास्यास्पद तर्क हमारे देश के प्रधानमंत्री ने दिया और वो कह रहे हैं कि एक आदिवासी महिला राष्ट्रपति के अभिभाषण का हमने बहिष्कार किया। प्रधानमंत्री जी, देश की करोड़ों वो आदिवासी महिलाएं जो सब्जी की दुकान लगाती हैं और बचत होती है तो एसबीआई में, एलआईसी में पैसा लगाती है, उनको आपसे जवाब चाहिए। वो करोड़ों लोग जो ऑटो चलाते हैं, वो दलित नाराज नजर आ रहे हैं यहाँ पर। साथ ही उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति के अभिभाषण में हम लोगों ने बहिष्कार किया और साथ ही उन्होंने ये भी तंज में कह दिया है कि आप सब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को देख रहे हैं, उन्हें जानते हैं। अभिभाषण तो उन्होंने दिया है लेकिन एक भी शब्द उनके नहीं थे। बजट वाले दिन इस तरह की बातचीत, हमारे साथ तमाम लोग मौजूद हैं। अश्विनी जी भाजपा के नेता, उनके पास पहले चलते हैं, उसके बाद जितने मेहमान हैं धीरे धीरे करके उनसे हम बातचीत करेंगे। अश्विनी जी, आज अभिभाषण से ही लगा कि देश को बहुत कुछ मिलने वाला है, लेकिन ऐसे में विपक्ष जहां पर आम आदमी पार्टी है, सीधे सीधे आज उसने अभिभाषण में बहिष्कार का ऐलान किया। और साथ ही अभी संजय सिंह को आप सुन भी रहे थे, उन्होंने कहा कि देश में जिस तरह के हालात हैं वो किसी से छिपी नहीं है। उसके बाद क्या मिलेगा ये हम सब जानते हैं। अश्विनी जी, अश्विनी शाही। आलोक वत्स जी, आलोक वत्स जी, सॉरी। आपने मुझे कहा? जी आलोक जी, सॉरी। आपने अश्विनी जी कह रहे हैं? नहीं बिल्कुल आलोक वत्स जी। मैं चैनल पे। देखिए प्रीति जी, पहली बात जो आपने बहिष्कार किया है, हाँ ये मेरे समझ से अलोकतांत्रिक है जी। बजट के दिन पहले बजट को सुने तो सही कि बजट में आया क्या है, बजट में रिलीफ कैसे हैं, बजट में मेजर्स कैसे हैं। तो इन चीज़ों को बगैर सोचे समझे, और ये प्रोटोकॉल है कि जो भी राष्ट्रपति का भाषण होता है वो सरकार द्वारा अपनी योजनाओं का लिखित ब्यौरा होता है। तो ये तो पुरानी परंपरा थी, इसमें कोई नई बात थोड़ी आ गई थी। तो इनको तो उसको बॉयकॉट नहीं करना चाहिए। यह लोकतांत्रिक कदम उन्होंने उठाया है। और देखिए, देश के लोगों को इस बजट से काफी उम्मीद है, खासकर एमएसएमई सेक्टर्स को, जो लघु, सूक्ष्म और मध्यम वर्ग के जो हमारे एमएसएमईज हैं, उनको प्रोत्साहन मिलेगा। और मुझे उम्मीद है कि जो टैक्स पेयर्स हैं, स्पेशली सैलरीड पीपल,
उनके भी उसमें बढ़ोतरी होगी जो टैक्स रिलीफ में। उसके अलावा जो फाउंडेशनल स्ट्रक्चर है हमारा, जिस पर हम आधार करके देश को आज 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था में लेके आए हैं, उसका भी ध्यान रखना पड़ेगा। उसको ये लोक लुभावन बजट देके उस फैक्टर को इग्नोर नहीं किया जा सकता है, क्योंकि वही हमारी जड़ है, वही हमारा आधारशिला है जिस पर हम आगे बढ़ रहे हैं। और साथ ही साथ जो वैश्विक स्थिति है, द होल वर्ल्ड इज रीलिंग अंडर इकोनॉमिक प्रेशर्स, उसका भी ध्यान रखना है। और इन सब के बावजूद जो रिपोर्ट्स हैं उसमें 7% ग्रोथ पर हमने अभी अपने को लक्ष्य रखा हुआ है। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मुझे लगता है ये बजट हर धर्म, हर समाज को ध्यान में रखते हुए जितनी भी रिलीफ प्रदान की जा सकती है इन कठिन परिस्थितियों में वो अवश्य देगा। और जो ठीक है सर्वेश्वर, आती हूँ मैं आपके पास, आलोक बस जी। सर्वेश्वर सर्वेश जी, महिलाओं के सशक्तिकरण की बात हो रही है खुद, क्योंकि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू महिला हैं। कल वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश करेंगी, महिला है, महिला केंद्र में है। इस बार शायद क्योंकि राजनीति है, 9 राज्यों के चुनाव है, अगले साल 9 लोकसभा चुनाव है, ऐसे में जो इस बार जो स्ट्रैटेजी बनी है वो कहीं ना कहीं महिलाओं के इर्द गिर्द ही पूरी स्ट्रैटेजी बनाई गई है, ताकि आगे, क्योंकि आने वाले दिनों में तमाम दिनों को देश को साधा जा सके। देखिए प्रीति जी, आपने सही कहा कि महिलाओं को लेके आप अगर बीजेपी सरकार का पूरे 9 सालों का कार्यकाल देखेंगे तो वो महिलाओं को लेके बहुत ही अच्छी पॉलिसीज बनाए हैं। और महिला सशक्तिकरण का जो उदाहरण है इस बार के 26 जनवरी के कर्तव्य पथ पे हमें देखने को मिला है। आपने देखा होगा कि जो नृत्य पेश किया गया था वो महिला सशक्तिकरण को दिखाया गया था, और भी डिफरेंट राज्यों के जो झांकियां थी उसमें भी उसी चीज को बढ़ावा दिया गया। और यह दिखाता है, और गवर्नमेंट की प्रतिबद्धता दिखाती है कि महिलाओं के प्रति गवर्नमेंट कितनी सजग है। और यह होनी भी चाहिए, क्योंकि हमारे देश में महिलाएं हर क्षेत्र में आगे आ रही हैं। अभी देखिए, अगर महिलाओं की ही बात करते हैं तो हमारी अंडर 19 वुमेन टीम्स जो है उन्होंने विश्व कप जीता, जो पहली बार T20 हुआ था। और सरकार को सजग होना भी चाहिए, क्योंकि देश में जितनी भागीदारी पुरुषों की है उतनी महिलाओं की होती है। और किसी भी परिवार ले लीजिए या कुछ भी, महिला ही उस परिवार की प्रथम, अगर बच्चे होते हैं तो उनकी पहली गुरु होती है। और अगर परिवार की महिला शिक्षित हो जाएगी तो पूरा परिवार शिक्षित हो जाता है। तो उसके लिए अगर शिक्षा का कुछ नया पॉलिसी में प्रावधान अच्छा किया जाता है, महिलाओं के लिए हेल्थ सेक्टर में या कुछ, तो ये बहुत ही अच्छा कदम होगा। जो ओवरऑल डेवलपमेंट की हम जहां बात करते हैं, सर्वांगीण विकास की बात करते हैं महिलाओं को लेके, कि पुरुष से कंधे मिला के, देखिए हर क्षेत्र में महिलाएं हैं और उन्नति कर रही है। तो इसके लिए पूरे भारतवर्ष के हर राज्य की सरकारों को भी आगे आना पड़ेगा और केंद्र सरकार के साथ कदम से कदम मिला के कार्य करने। एक सवाल लेना चाहूंगी रत्नाकर सिंह जी, प्रधानमंत्री ने प्रेस ब्रीफिंग में ये कहा कि खुली चर्चा हो, खुला मंच है और खुली चर्चा हो, उसका अभिवादन हम करते हैं। तो कह तो रहे हैं कि खुली चर्चा कीजिए। ऐसे में आम आदमी पार्टी में संजय सिंह, आपने उनको सुना, सीधे बहिष्कार उन्होंने किया, बहिष्कार की बात भी कर रहे हैं। लोकतंत्र में आप बहिष्कार करने का अधिकार है आपको, लेकिन आप पहले सुन तो लीजिए सरकार अपनी तरफ से क्या कह रही है, पहले सुन लीजिए, उसके बाद आप काउंटर कीजिए। आप देखिए डिबेट में भी आप बैठते हैं तो पहले सुनते हैं, उसके बाद फिर आप काउंटर करते हैं। रत्नाकर जी। प्रीति जी, देखिए यह सरकार जो है यह दो वहाँ इनका चरित्र है। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और पब्लिक में आके कहते हैं कि हम चर्चा के लिए तैयार हैं, लेकिन पिछले जो बजट जो सत्र चले हैं, संसद के सत्र चले हैं, उसमें देखने को मिला है कि जब भी हम महंगाई के ऊपर चर्चा करने के लिए इनसे कहते हैं, जब भी हम बेरोजगारी के ऊपर चर्चा करने के लिए जो कहते हैं, जब भी हम चाइना की बात करते हैं, तो ये चर्चा करने के लिए तैयार नहीं होते हैं। क्योंकि इनकी नजर में पिछला बार जो इनके सांसद भारतीय जनता पार्टी के, वो तो सदन में खुलेआम कहते हैं कि पूरे देश में महंगाई है ही नहीं कहीं पे। तो इस तरह का जो है इनका एक चरित्र रहा है सदन में, कि वह चर्चा करने के लिए तैयार नहीं होते और सिरे से उसको नकार देते हैं कि इस तरह की कोई समस्या है ही नहीं। आज आप खास करके जो इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट, ये तो मुद्दे पहले से भी है, उस साथ ही साथ जो ये देश का पैसा बर्बाद हो रहा है, जो LIC का हो,
एसबीआई का हो, नेशनलाइज दूसरे बैंकों का हो, पूरे सरकारी बैंक मन माने जो चंद कैपिटलिस्ट लोगों को पैसे देकर आज उनके पैसे बर्बाद कर रहे हैं। उसके बारे और जो रिपोर्ट्स इकोनॉमिक सर्वे के ऊपर भी जो कुछ आएगा वो भी हम बताएंगे। लेकिन जो उसके अलावा भी गड़बड़ी के जो रिपोर्ट है इंटरनेशनली और नेशनली सीएजी का हो ये सब मुद्दे हम उठाएंगे और लोगों को बताएंगे कि ये जो चीज़ें चल रही है ठीक नहीं, और जिसके लिए पहले से ही हम बेचैन थे कि भाई ये ऐसा देश में हो रहा है, फिर भी सरकार इसके बारे में सोच रही नहीं, कदम नहीं उठा रही। तो इसके लिए हम हाउस में सारी चीज़ें उठाएंगे। उसके बाद में फॉरेन पॉलिसी में जो चाइना बारे में हम लास्ट टाइम में उठाया था, लेकिन जो कुछ भी सच्चाई के लिए या सच्चाई जानने के लिए हम सरकार से जो इन्फॉर्मेशन मांगते हैं उसको हमेशा वो टालते जाते हैं, यहाँ तक कि भाई ये देश के लिए हित में नहीं है, एक देश के खिलाफ बात करते हैं। ऐसे जो एक भ्रम पैदा करके लोगों में उन चर्चाओं को टालते हैं, उसके लिए हम वो चाइनीज़ जो बॉर्डर इशू है उसको भी हम उठाएंगे और सारी चीज। मल्लिकार्जुन खड़गे को भी आप सुन रहे थे रत्नाकर जी, उन्होंने कहा कि देश का पैसा बर्बाद हो रहा है और आप एलआईसी और तमाम चीज़ों की उन्होंने दलीलें दी। ऐसे में वो कह रहे थे कि बर्बाद नहीं होना चाहिए। रत्नाकर जी आप सुन भी रहे थे, मल्लिकार्जुन खड़गे वो खुद कह रहे थे कि देश का पैसा बर्बाद हो रहा है और ऐसे में हम चाहते हैं कि जो पैसा है देश का वो बर्बाद ना हो। आप उन्होंने एलआईसी गिनवा दिया, तमाम चीज़ें वो गिनवा रहे थे, लेकिन सब्र भी तो रखिए ना, कल है, क्या पता बहुत उम्मीद से ज्यादा कुछ मिले। नहीं प्रीति जी, देखिए आज देश में जिस तरह की परिस्थिति बनी हुई है, आप एक बिजनेसमैन को जितने भी पीएसयूज हैं सब मिलाकर के लगभग 2.5 लाख करोड़ रुपए का कर्ज दे देते हैं और उस बिजनेसमैन का जो है 4 दिन के अंदर, महज 4 दिन के अंदर 65 अरब डॉलर का जो है शेयर टूट जाता है। तो इन्वेस्टर्स के पैसे जो है वो खत्म हो जाते हैं। प्रश्न यहाँ पे उठता है कि आपने इतना बड़ा एक्सपोजर जो दे के रखा है अपने मित्र अडानी को, आप आज एसबीआई का पैसा लगा हुआ है, एलआईसी का पैसा लगा हुआ है, भारत की जनता का पैसा लगा हुआ है। कल जैसे नीरव मोदी भाग के चले गए थे, विजय माल्या भाग के चले गए थे, तो क्या गारंटी है कि अगर 2.5 लाख करोड़ रुपया जो भारत देश की देश का लगा हुआ है वो कहीं भाग के न चले जाए? तो इस तरह का क्या सिक्योरिटी है भारत के? आलोक वजी जवाब देंगे। एक बस आपने सवाल बहुत पूछ लिया, एक एक करके जवाब लेते। आलोक वजी भाजपा के लिए। रत्नाकर भाई, बात बजट की हो रही है और आप किसी के देश से सदन बजट सत्र की हो रही है, बात सिर्फ बजट की नहीं हो रही है, बजट सत्र की हो रही है। इस बजट सत्र में हम लोग चीन के मुद्दे पे भी चर्चा करेंगे। ठीक है, हिंडनबर्ग की रिपोर्ट ठीक है। विपक्ष बेरोजगारी सारी चीजों में बजट से विपक्ष चाहता क्या है? रत्नाकर जी, बजट से विपक्ष क्या चाहता है? बजट से देखिए प्रीति जी, विपक्ष यही चाहता है कि आम जनता को राहत पहुंचाने का काम किया जाए। आज जो महंगाई इन्होंने तमाम चीजों, खाने पीने की वस्तुओं पे जो टैक्स लगा के रखा है, बस अब तसल्ली से सुन भी लीजिए क्या कह रहे हैं, उसके बाद काउंटर कीजिएगा। चलिए आलोक वत्स जी, देखिए राहत की बात कर रहे हैं। पिछले बजट में हमने फाउंडेशनल स्ट्रक्चर पर ज्यादा जोर दिया था और इस बार बहुत सी ऐसी कारणें हैं, उसमें इलेक्शन भी एक कारण है, तो हम जनता को रिलीफ का भी सारा चीजें ध्यान में रख के इस बजट को लाएंगे। तो आप थोड़ा धैर्य रखिए, बजट को आने दीजिए, आपको खुशी होगी कि इसमें जनता के हर वर्ग का ध्यान रखा गया है। और रही बात जो हिंडनबर्ग रिपोर्ट की, तो उसका भी अडानी के लोगों ने जवाब दिया है। अभी वो मामला एकदम सरकार क्या कर रही है? वो आलोक जी, सरकार क्या कर रही है? अडानी तो अपना काम करेगा, वो तो अपना एक्सप्लेनेशन देगा। सरकार कितना यहाँ के लोगों का पैसा जो इन्वेस्टमेंट हुआ है, जो लोन के रूप में एक्सपोजर सरकार ने दिया है अडानी को, उसका गारंटी कितना है, सुरक्षा कितना है, आप वो बता दीजिए। अगर देश छोड़कर वो चला गया तो ये कितना, कैसे पैसे को आप रिकवर करेंगे? 3 दिन के अंदर 65 अरब डॉलर जो है शेयर्स टूटे हैं उसके। इसकी पूरी गारंटी है, वो देश छोड़ के कहीं जाने वाले नहीं है। हाँ। ये जो रिपोर्ट है इस पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। ऐसे पूर्व में भी उनके कुछ रिपोर्ट आए थे जिससे कुछ लोगों को हानि हुई थी। शेयर मार्केट इन चीज़ों पे सेंसिटिव होता है और जब भी कोई ऐसी रिपोर्ट आती है तो शेयर मार्केट
धड़ाम करता है। एक बार सर्वेश्वर जी के पास भी चलेंगे, हाथ उठा रहे, कुछ महत्वपूर्ण बात कहना पैसे चाह रहे का हैं रद्द जल्दी से। सर्वेश्वर जी शायद आपके पास कुछ महत्वपूर्ण देखिए चीज़ है, प्रीति जल्दी जी, से। ये जो हिडनबर्ग रिपोर्ट की बात हो रही है, हाँ। या ऐसे आप देखिए जब अंबानी थे, जब धीरू भाई अंबानी जी भी थे, तो उनकी जब पॉपुलैरिटी बढ़ गई थी और शेयर मार्केट में दबदबा था और उनका जो धन बढ़ रहा था, तब पर भी उनको भी रोकने के लिए ऐसे कार्य किए गए थे। अभी यहाँ पे ऐसी बात नहीं है कि अडानी देश छोड़ के भाग जाएगा। मुझे नहीं लगता कि जो इतने बड़े कारोबारी है वो विजय माल्या और नीरव मोदी एक छोटे मोटे कारोबारी थे। अंबानी अडानी के सामने वो कहीं भी रुकते नहीं। तो इस बात कांग्रेस को ये चीज नहीं घेर के सरकार बजट में देश के लिए, महिलाओं के लिए, गरीब किसानों के लिए क्या कर रही है, उस पे इस बजट सेशन में सार्थक बहस करनी चाहिए। रही बात दूसरी बात महत्वपूर्ण बात ये सार्थक होना चाहिए। बहस हिडनबर्ग रिपोर्ट एक अलग चीज है, उस पे आप पूरे बजट सेशन को हंगामे की भेंट नहीं चढ़ा दें। प्रधानमंत्री बहुत महत्वपूर्ण कह रहे बात सर्वेश्वर जी, वो कह रहे हैं कि पहले बजट आ जाने दीजिए, क्योंकि प्रधानमंत्री ने भी अपने प्रेस ब्रीफिंग में कहा कि आप चर्चा कीजिए और स्वागत है, खुला मंच है, आप अपनी बात यहीं रखिएगा। एकदम सही कह रहे हैं, जल्दी से। प्रीति जी 10 सेकंड। हाँ। दूसरा, रत्नाकर जी बोल रहे हैं कि आटा दाल चावल या दही पे जो जीएसटी लगा, उस जीएसटी काउंसिल में क्या जो कांग्रेस शासित प्रदेश थे उन राज्यों के प्रतिनिधि या वित्त मंत्री नहीं थे? तब इन्होंने क्यों नहीं किया? और ये मामला जब उठा था तो आपको सरकार को रोकना क्यों? हंसने से काम नहीं है। आपके वित्त मंत्री जो राजस्थान का हो जाए, छत्तीसगढ़ का हो, पंजाब भी उस समय था, पंजाब निकल गया, अब हिमाचल आ गया है। हिमाचल में तो आपकी सरकार बनते ही डीजल प्राइस बढ़ा दिया, तो आखिर क्यों महंगाई बढ़ाई? आप ये इस बात का भी जवाब दीजिए। आपको वैट नहीं बढ़ाना चाहिए था डीजल प्राइस। आराम से डिस्कशन है, इसलिए आराम से अपनी बात रखिएगा। रत्नाकर जी बोलिए। और अभी हिमाचल में जो आपने वादा किए हुए हैं, उनको कैसे पूरा करेंगे, उस पर भी थोड़ा जवाब को भी सुन लेते। बोलिए, क्या कह रहे थे आप? जो हिमाचल में आपने पेंशन स्कीम की बात की हुई है, उसका भी चर्चा कीजिए कि कब लागू कर रहे हैं उसको। ठीक है, चलिए जल्दी से रत्नाकर सिंह जी। देखिए, पहले मैं हिंडनबर्ग की रिपोर्ट पे आता हूं, उसके बाद आलोक वत्स के सवाल पे आता हूं। देखिए, जिस प्रकार देखा गया है कि इतना बड़ा एक्सपोजर अभी तक किसी भी बिजनेसमैन को, अभी मेरे मित्र बता रहे थे कि अंबानी के समय में भी किया गया, इतना बड़ा एक्सपोजर 2.5 लाख करोड़ का एक्सपोजर नहीं दिया गया है। और मेरा कहना यह है कि जब उस रिसर्च रिपोर्ट में सारी चीजें वित्तीय अनियमितता पाई गई है, तो आखिर में वो शेल कंपनियां बनाई गई है। तो मॉरिशस में शेल 36, अडानी के भाई की 36 शेल कंपनियां हैं, उसके बारे में क्यों नहीं जांच किया जा रहा है? क्यों नहीं वित्तीय अनियमितता के बारे में जांच किया जा रहा है? जो फंड, जो लोन दिया गया था, वो एक कंपनी से ट्रांसफर दूसरे कंपनी में किया गया है, 10 कंपनियों में ट्रांसफर किया गया है। तो इतनी सारी वित्तीय अनियमितता को देखते हुए जहां पे शेयर को ओवर वैल्यूड कर दिया गया है, कितना परसेंट? 85% ओवर वैल्यूड कर दिया गया है, और उस ओवर वैल्यूएशन से जो है लोगों को अट्रैक्ट किया गया। तो ये सारी वित्तीय अनियमितताओं को जो है जांच बिल्कुल होनी चाहिए, ताकि भविष्य में इस तरह की परिस्थिति न पैदा हो कि अडानी ग्रुप। ठीक है, वो जांच का विषय है। अभी तो मामला आया है कल, अब देखिए इसके आगे क्या होता है। आलोक जी, देखिए, आप जांच की बात कर रहे हैं, वो जांच एजेंसियां अपना काम पूरा करेगी, सरकार उसके ऊपर है। आपका काम आवाज उठाना। एक सेकेंड, आपका काम आवाज उठाना है, वो आवाज आप रख रहे हैं। लेकिन अब महत्वपूर्ण बात ये, क्योंकि जनता भी आपसे कुछ उम्मीदें रखती है, तो कम से कम आप वो भी पक्ष रखिए कि इस बार बजट में जनता को क्या रिलीफ चाहिए, आपको क्या रिलीफ चाहिए। हम सब आम परिवारों से आते हैं, मध्यम वर्गीय परिवार से आते हैं, इसीलिए हम सब की भी बजट से काफी उम्मीदें होती है। रत्नाकर जी। प्रीति जी, निश्चित रूप से देखिए, जो आज जो मूल समस्याएं हैं, जनता से जुड़ी हुई समस्याएं हैं, वो बिल्कुल महंगाई और बेरोजगारी की एक बहुत बड़ी समस्या है पूरे देश में। तो अगर यह सरकार कहीं ना कहीं महंगाई के ऊपर कुछ इस तरह से प्रावधान लाती है जिसमें टैक्स, जो खाने पीने की वस्तुएं हैं उस पर टैक्स कम कर दिया जाए, तो निश्चित रूप से ये राहत वाली बात होगी महिलाओं के लिए और देश की जनता के लिए। और दूसरी सबसे बड़ी चीज है कि ये जो बेरोजगारी दर इतनी बढ़ गई है, 8% हो गई है, 45 साल में सबसे ज्यादा है पूरे देश में। ठीक है, मतलब इस बार बजट में क्या महंगाई, हाँ बिल्कुल, महंगाई और बेरोजगारी से निपटने के लिए क्या सरकार के पास सशक्त प्लान है, उसके लिए इस बार के बजट में क्या कुछ मिलेगा देखना होगा।